करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको पता है आप थंबनेल देखकर ही हमारे वीडियो को देखने के लिए पहुँचे होंगे। और हम आशा करते हैं कि हम आपके लिए जो भी जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल 100% सही और सटीक है, याद रखिएगा। और यह आपका 5 जून आप देख पाएंगे 5/6/2025 का सेकेंड शिफ्ट, याद रखेंगे। पहला शिफ्ट भी हमने कवर कराया है, पहले शिफ्ट जाके देखें, सेकेंड शिफ्ट देखें। और इसका प्लेलिस्ट रहेगा भाई RRB NTPC GK GS 2025 एनालिसिस, ठीक है। तो आप लोग जाके देखिएगा, 100% हम प्रयास करेंगे सही और सटीक जानकारी देने का। और जो प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं वही प्रश्न आप दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, आगामी भर्ती परीक्षा और आगामी शिफ्टों में आपको 100% जो आपको सहयोग करने वाला, आप एग्जाम का पैटर्न समझ पाओगे, आइडिया लग जाएगा। चलिए, तो आप भी देख अपने सहपाठियों को दिखाएं कि आपके सहपाठी जिसका एग्जाम आगामी दिन में है और क्या आपका एग्जाम था इस तारीख को, क्या हम जानकारी सही बता रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आगामी भर्ती परीक्षा अगर आपका है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कब है। चलिए, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जिसे आप क्या बोलते हैं BR गवई, आपने सुना होगा BR गवई। और आप जानते होंगे हाल ही में इन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और उन्हीं का नाम पूरा नाम क्या है, भूषण रामकृष्ण गवई, जिसे हम BR गवई के नाम जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो देखिएगा ये रहेंगे आपके 52 नंबर के। हम आपको अप टू डेट एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, जिससे उससे अगर रिलेटिव कोई प्रश्न आता तो आप आराम से बना पाओ। इसके पहले हमें नियुक्ति के प्रश्न की बात करें तो नियुक्ति के रूप में पिछली वाले फर्स्ट शिफ्ट में हमें CAG पूछा था, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन, हमें बताया था संजीव खन्ना, ग्रीशम मुर्मू थे, फिर नरहरि राव आपके रहेंगे पहले वाले। तो इस प्रकार से हमने वहाँ पर बताया, तो आप समझ लीजिएगा कि नियुक्ति से संबंधित प्रश्न आएगा, तो याद रखें। तो 14 मई 2025 को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, अच्छे सुनिएगा, को भारत के 52 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला और 23 नवंबर 2025 तक पद पर रहेंगे, मतलब नवंबर तक रहेंगे। सीधी बात, नवंबर के बाद यह जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही अपने उत्तराधिकारी की क्या करता है, घोषणा करता, याद रखेंगे। तो 23 नवंबर को 2025 को जो पद त्याग देंगे, इसके पहले ही ये घोषणा कर देंगे किसे बनाना है। चलिए, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता, याद रखेंगे। आपको बता दें, 51 नंबर का अगर प्रश्न पूछता आपको तो आप क्या बोलेंगे, संजीव खन्ना, ठीक है, संजीव खन्ना। जो आप करेंगे 11/24/2024 से 13/5/2025 तक, याद रखेंगे। और संजीव खन्ना जी 11 नंबर के होंगे। और संजय मूर्ति याद रखेंगे, जो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लिए हैं, ठीक है, वो 15 नंबर के, याद रखना। आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो भी हमने बताया है। तो आप अगर आपको पूछता 51 नंबर के कौन थे, तो आप क्या बोलेंगे, संजीव खन्ना। और रही बात जो 2025 तक थे, वो भी 5 महीने तक, ठीक है। उसके बाद कौन है आपके, BR गवई। तो और एक्स्ट्रा फैक्ट की यहाँ बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, याद रखें। फर्स्ट नंबर की बात करें तो आप देख पाएंगे, हरिलाल नहीं बोलते, हीरालाल जेकानिया, ठीक है, उनका नाम है, पूरा नाम तो यहाँ देख रखा है लेकिन वो नहीं, आपको हीरालाल जेकन याद रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 से अनुच्छेद 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के गठन और अधिकार क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया गया। मतलब आप सोचिएगा 124 से 124 तक आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी मिलेगा। और याद रखेंगे, फर्स्ट आपके हीरालाल जेकानिया हैं। और आपको क्रमांक पूछता 51 कौन रहेगा आपके, कौन रहेंगे भाई, संजीव खन्ना। और वर्तमान में कौन है आपके, BR गवई। चलिए, तो ये प्रश्न तो बनने वाला, छपने वाला, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सूखी मिट्टी किसके कारण होती है, याद रखेंगे। तो मिट्टी के छिद्रों और रिक्त स्थानों में उपलब्ध पानी की कमी के कारण मिट्टी सूखो, सही बात है भाई। अब मिट्टी में जो रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन स्थानों में अगर पानी नहीं होगी तो मिट्टी सूखी तो होगी ना। यह कई कारकों के कारण हो सकता है, जिनमें शामिल है, मेन तो आपका क्या रहेगा, पानी की उपलब्धता कम होने से मिट्टी सूखी होगी। इसके कारण याद रखेंगे, जैसे कम वर्षा, उच्च वर्षोत्सर्जन, इसके अतिरिक्त उच्च लवण सांद्रता या खराब वायु संचारण भी भौतिक रूप से शुष्क मिट्टी का कारण बन सकते हैं। शुष्क मतलब होता है सूखी मिट्टी, तो वर्षा नहीं होगी तो भी मिट्टी सूखी होगी, उच्च वाष्पोत्सर्जन होगा तो भी मिट्टी सूखी हो जाएगी, उच्च लवण सांद्रता होगा तो मिट्टी होगी, और वातावरण अगर आपका खराब है तो भी याद रखिएगा आपका मिट्टी शुष्क या सूखा रहेगा।
इन दिला दूँ, बिल्कुल सही 100% प्रश्न बिल्कुल सही सटीक देने का प्रयास कर रहे हैं और आगामी शिफ्टों में आपको फायदा होगा, याद रखिएगा। इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? हमें पूछ रहा है कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, साथ में कह रहा है उसके बारे में कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो अब तो और दिक्कत नहीं है। कोसी, गंडक, घाघरा, महानदी, इनमें से आपको ऑप्शन दिया रहा होगा या थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होगा, हम एक्स्ट्रा यहाँ पर जोड़ के बता रहे हैं। हम अपने स्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया है और आपको हम प्रयास कर रहे हैं हम आपको डाटा दें। तो याद रखें, कोसी, गंडक, घाघरा ये सब सहायक नदियाँ हैं। महानदी नहीं है और यह महानदी आपको पता है छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी कहलाती है। और रही बात महानदी जो आपके बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है, कहाँ से? उड़ीसा में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उड़ीसा में जाके बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। फैक्ट की बात करें तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो हम बाएं तट की बात करें, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, कैनवा। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछता है और कितनों बार पूछ चुका, याद रखें कि गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन है, तो आप पता चाहिए यमुना, चंबल, कैन, बेतवा, सोन। और ये आपकी बाएं तट की हैं और दाएं तट की पूछे, सॉरी, अगर आप ये दाएं की हैं ये बाएं की, अगर आपको बाएं तट की पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे? रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। इस प्रकार से नदी आपकी बहती है तो आपका ये कहलाएगा कौन सा तट? आपका ये हो जाएगा दायां तट कि बायां। अब नदी ऐसे बह रही, ठीक, नदी आपकी कहाँ से आ रही? ऊपर से नीचे आ रही, तो आप इसके सिर के हिसाब से बात करें जो आप कहलाएगा ये दायां कहला जाएगा, ये आपका बायां कहलाएगा, ठीक है, याद रखें। तो बायां तट आप देख पा रहे होंगे और दायां तट, दायां तट, बायां तट। एग्जाम प्रश्न पूछेगा, याद रखें। महानंदा, गोमती, सरयू, यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ कौन? महानंदा, गोमती, सरयू, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं जो हिमालय की बंदरपुर चोटी के पास यमुनोत्री हिमखंड से निकलती हैं, ठीक है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। और आपको और प्रश्न पूछ ले, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? आपको बता दें, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पद्मा, हुगली, यमुना, इरावती, बराक, सुरमा और मेघना। ये नदियाँ क्या होती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्योंकि हमें प्रश्न पूछा ना कि कौन गंगा की सहायक नदी नहीं, हमने उसके दाएं तट बताया, बाएं तट बताया और प्रमुख बड़ी नदियाँ बताया सहायक वाली। साथ में हमें पूछ रहा कि कौन बंगाल खाड़ी में गिरती है, हमने बताया वहाँ पर ऑप्शन के अनुसार महानदी जो सहायक नदी नहीं है गंगा की, हमने सहायक बताया दायां बायां, और प्रमुख नदी सहायक बताया बड़ी वाली, और साथ में हमने बताया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो आप याद रखें ये सब नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो प्रश्न के हिसाब से हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताना हमारी जिम्मेदारी बनती है और लास्ट तक बने रहेगा। आपको 100% बता दूं बार बार कि फायदा होगा, मतलब होगा। अरब सागर में, अब भाई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जान गए आप, अरब सागर की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, माही, साबरमती, पेरियार, शरावती, जवारी, मांडवी और बूढ़ा, ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपने डाटा समझा होगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1555 में शेर शाह सूरी को हराकर अफगान का साम्राज्य किसने खत्म किया था? तो याद रखेंगे, शेर शाह सूरी ने 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया और अफगान साम्राज्य स्थापित किया था। तो शेर शाह सूरी याद रखें, और शेर शाह सूरी ने 1539 में, ये भी याद रखना, चौसा का युद्ध हुआ था, इसमें शेर शाह सूरी और किसके बीच युद्ध लड़ा गया था? हुमायूं। ये प्रश्न बनता, याद रखें। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध में हुमायूं और शेर शाह सूरी ने लड़ा था, लेकिन हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया था और अपने साम्राज्य की स्थापना किया जिसका नाम दिया उन्होंने अफगान, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह से हारने के बाद अपना साम्राज्य खो दिया और भारत छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? हुमायूं। आपने देखा हुमायूं ने और शेर शाह ने चौसा की युद्ध लड़ा, फिर 1540 में कन्नौज के युद्ध हुआ, फिर शेर शाह सूरी ने फिर हराया हुमायूं को और हुमायूं ने अपना साम्राज्य खो दिया और भारत छोड़। और आप देख पाएंगे हालांकि हुमायूं ने 1555 में ईरान से वापस आकर शेर शाह की अधिकारी को हराया और दिल्ली तथा आगरा पर फिर से अधिकार स्थापित किया। देखिएगा, 1539 में चौसा के युद्ध हुआ, 1540 में आप देखा कन्नौज के युद्ध हुआ। दोनों युद्ध शेर शाह सूरी और कौन? हुमायूं लड़ा, लेकिन पहले युद्ध में भी हारा हुमायूं मुगल सम्राट शासक, सेकेंड में भी हारा, उसके बाद वो भाग गया, कहाँ छोड़ के? भारत छोड़ के।
और फिर शेर शाह सूरी ने अफगान साम्राज्य स्थापना कर ली। फिर 1555 में ईरान से वापस आकर हुमायूं ने शेर शाह के अधिकारी को हराया और दिल्ली पर फिर से अधिकार स्थापित कर लिया। फिर क्या होता देखिएगा, इस तरह हुमायूं ने शेर शाह के द्वारा स्थापित अफगान साम्राज्य को समाप्त किया और मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की। इसलिए बोलते हैं, प्रश्न क्या पूछा देखिएगा, थोड़ा बहुत प्रश्न यहाँ वहाँ होगा बट 100% तो प्रश्न सही नहीं मिलेगा, क्योंकि विद्यार्थियों को कुछ आदा नहीं होता, थोड़ा बहुत सही बताते हैं हम, एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़कर आपको उसको पूरा कर देते हैं। तो 1555 में शेर शाह सूरी को हराकर अफगान का साम्राज्य किसने खत्म किया था? तो आप पता मुगल ने, मुगल शासक हुमायूं ने। 1539 में चौसा का, 1540 में आपने देखा हो कन्नौज का, और 1555 में शेर शाह सूरी ने वापस आया ईरान से और अपने साम्राज्य की स्थापना फिर से कर दिया, और उसके शेर शाह सूरियों के अधिकारी को हराकर। कौन? हुमायूं, ईरान से। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित? याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आया था व्यापार करने के उद्देश्य से, फिर इन्होंने अपने प्रभुत्व को स्थापित कर लिया भारत में और राजपाट करने लगे, तो ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश संसद ने क्या किया, उन्हें अधिकार दिया। और जो पहले बार जो नियम लागू हुआ भारत पर, उसका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में आया था। इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ाना था। मतलब जो कंपनी आई थी उसके कार्यों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रण करना था इस कानून के तहत, और जो भारत पे लागू हो रहा था। और नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, भारत सरकार अधिनियम 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। यह अधिनियम 1857 में पारित हुआ। कहने का मतलब ये है कि 1857 में आपको पता होनी चाहिए कि भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, जिसे हम सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह या 1857 क्रांति कहते हैं। और इस युद्ध के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि हमसे संभल नहीं पाएगा, और ब्रिटिश सरकार ने कहा अब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिए जाते हैं, और उन्होंने 1858 अधिनियम पारित किया और कहा कि अब आपका अधिकार क्षेत्र समाप्त हुआ, अब ब्रिटिश सरकार खुद शासन करेगी ब्रिटेन से। तो याद रखना भाई, पहला नियम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया के अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गए। फिर क्या होता है, भारत सरकार अधिनियम 1935, यह अधिनियम 1935 में पारित किया गया था और इसने भारत में एक संघीय सरकार स्थापित की, जिसमें प्रांतीय और संघीय विधानसभा शामिल थी। तो याद रखना, भारतीय संविधान के निर्माण में भारत सरकार अधिनियम 1935 जो इंग्लैंड द्वारा पारित हुआ था, इसका महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय संविधान के निर्माण में। तो यहाँ से अनेकों चीज दिया गया भारतीय संविधान में। ये प्रश्न याद रखिएगा, प्रश्न पूछे की बात करें, आप देख पा रहे होंगे कि अन्य महत्वपूर्ण एक्ट, जैसे 1813 की बात, 1773 हमने बताया, 1858 बताया, 1835 बताया, और भी आपको पता बहुत सारे इसके एक्ट हैं, अधिनियम हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण एक्ट की बात करें, 1813 का चार्टर एक्ट जो ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देता, और 1833 का चार्टर एक्ट जिसने कंपनी के व्यापारिक अधिकारी क्षेत्र को समाप्त कर दिया। कहने का मतलब ये है कि भाई 1813 में एक एक्ट आया जिसका नाम क्या था? चार्टर एक्ट। वहाँ पर कहा गया कि ईसाई जो मिशनरी जो गुरु होंगे ईसाई धर्म के, वो भारत आ सकते हैं और अपने ईसाई समाज का प्रसार कर सकते हैं। उसके पहले बंद था। ये भी प्रश्न कई बार बनता है। और 1833 में चार्टर एक्ट आया जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दिया। अब ईस्ट इंडियन कंपनी व्यापार नहीं कर सकता 1833 के तहत। फिर 1857 में युद्ध हो गया, 1858 उसका पूरा अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। और 106वें, इसके पहले हमें फर्स्ट चैप्टर में 97 में पूछा था, उसमें हमने सहकारी समिति बताया था, जोड़ा गया है 2001 में। तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो इस प्रकार से संशोधन का प्रश्न आएगा, याद रखें। 106वां अगर पूछ लेता कब हुआ तो आप क्या बोलेंगे? 2023 में। और किससे संबंधित है? याद रखें, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के सीट का आरक्षण के लिए यह संशोधन किया गया। तो याद रखें, यह अधिनियम जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं 2023 में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य था विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना।
तो 106वां 2003 लोकसभा और विधानसभा महिलाओं की आरक्षण सीट को बढ़ा पर फोकस करना था, और नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी कहते हैं इसको। आप देख पा रहे होंगे, और इतने सारे फैक्ट बताएंगे कि आगामी शिफ्टों में और आगामी तारीखों के जितने भी एग्जाम होंगे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आप पढ़ेंगे विश्वास के साथ तो फ़ायदा होगा ना। अपने सहपाठियों को बताएं कि हमारे पास कहीं उपलब्ध जानकारी है जिसके माध्यम से हम आप प्रयास कर रहे हैं आपको सही सटीक जानकारी आप भी पढ़ें, आपके सहपाठी पढ़ें, ठीक है। 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में ST SC ST के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है। मतलब टोटल सीटों में है कि नहीं, हर राज्य को भी लोकसभा सीट आपको पता है 552 है भारत में, लेकिन राज्य विधानसभा सबके अलग अलग सीटें होती हैं। जहाँ पर हम आपको बता दें कि सभी राज्यों में जितने भी सीट होंगे लोकसभा या राज्यसभा, वहाँ पर आपको 33% सीट देना पड़ेगा। ये इसका रूल है किसका, 106वां 2023 का नारी वंदन अभियान, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का। फैक्ट की बात करें तो 104वां, वो 102वां था, 104वां संविधान संशोधन 2020 में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों को 10 साल और बढ़ाना था। मतलब 10 साल तक जो सीट आरक्षित दिया गया वो लगातार बना रहेगा। इस संशोधन का उद्देश्य था। तो 104वां संविधान संशोधन 2020 में यह पारित किया गया कि इसके पहले 2006 था आपका, है कि नहीं। हमने क्या बताया 106वां 2023 में, देखिएगा रिपीट कर देते हैं, 106वां 2023 में आप महिलाओं को 33% सीट देंगे लोकसभा और विधानसभाओं में, चाहे ST SC चाहे आरक्षित वर्ग के हों, ठीक है। महिलाओं की बात कर रहे हैं, और महिलाओं की बात कर रहे हैं बस। 106वां 2023 याद रखें, और 104वां संविधान संशोधन 2020 की बात करें तो प्रश्न इसका बनेगा कि इसके संशोधन के तहत 10 सालों तक ST SC का सीटों का वही रहेगा जो है, बदला नहीं जा सकता आरक्षण। देखिए आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। 10 सालों तक ST SC का जो आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा राज्यसभाओं में, उसको हम नहीं बदल सकते, इसे परिसीमन कह सकते हो। 2020 में 104वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया 10 साल तक, उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा। महानदी की कुल लंबाई कितनी है, देखिएगा महानदी का प्रश्न अभी हम पूछा था इसके पहले भी, तो आपको बता दें महानदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जीवनदायी नदी है, जो छत्तीसगढ़ से होते उड़ीसा में से कहाँ जाके मिल जाएगी आपके बंगाल की खाड़ी में। तो हमने बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ, अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ भी बताया है। इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है, जो 560 मील है। और रही बात यहाँ पर, इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की सिहावा पर्वत से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। रही बात, याद रखना, छत्तीसगढ़ की जीवनदायी नदी आपकी महानदी है। अगर आपको वहीं और प्रश्न पूछ ले तो आपको हम इतना फैक्ट बता देंगे विद्यार्थियों कि उससे रिलेटिव प्रश्न आता तो आप कम से कम आपको बता दें 70 से 80% आपको बेनिफिट मिलेगा। जी तो हम गारंटी के साथ कहते हैं, तो वो गारंटी 100% देते हैं, लेकिन बेनिफिट मिलेगा आपको 70-80%। आप यही टॉपिक के प्रश्न छपने वाले हैं, क्योंकि एक ही पैटर्न, एक ही ढर्रा लागू करेगा पेपर में, लिख के रख लीजिएगा, चाहे मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग चाहे जीके जीएस का। तो सबसे बड़ा बांध आपको पता है भारत का, जिसका नाम हीराकुंड बांध है, यह इसी नदी पर बना है। और कहाँ पर बना, संभलपुर में। संभलपुर में याद रखेंगे, जो कहाँ पड़ता, उड़ीसा में, ठीक है, याद कहाँ पड़ता, उड़ीसा में। तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, जो इसी नदी मतलब महानदी पर बना, जो लगभग 900 किलोमीटर लंबा। देख पा रहे होंगे महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मंड, इब, औंग और तेल इत्यादि नदियाँ हैं। और महानदी पर ही हीराकुंड बांध बना है, और महानदी की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर, जो 560 मील के बराबर है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। तो अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और ऐसे हम प्रयास करेंगे पर डे शिफ्ट बाय डे बाई प्रश्नों का कराने का। और नेक्स्ट पार्ट आपको थर्ड शिफ्ट तो नहीं मिल पाएगा, याद रखेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, इस चक्कर समय नहीं मिल पाएगा। तो हम प्रयास करेंगे फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट, 2 शिफ्ट तो कम से कम होनी चाहिए पर डे, ठीक है।
तो आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट का नाम बता चुके हैं, आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस 2025 एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमने पहला पार्ट फर्स्ट शिफ्ट का बनाया, सेकेंड शिफ्ट चल रहा है और आज की 6 तारीख का फिर बनाएंगे। चलिए प्रश्न आप एक बार नदियों का प्रश्न आ रहा रखें भूगोल में, कौन सी नदी सिंधु का मुख्य स्रोत है? मतलब सीधी बात, सिंधु का मुख्य स्रोत है, मतलब सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ऐसा पूछना चाह रहा, सीधी बात है कि नहीं। चलिएगा, इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में हमें साबरमती नदी के बारे में पूछा था। सिंधु नदी का मुख्य स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक बोखारचू ग्लेशियर याद रखें। यह ग्लेशियर कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलान पर स्थित है। तिब्बत में से सिंघी खनबन या शेर का मुंह भी कहते हैं। और रही बात यहाँ पर, नदी की लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। किसकी? सिंधु नदी की। और सिंधु नदी पता है तिब्बत के मानसरोवर झील के सनोखे वादियों से निकलती है। और रही बात यहाँ पर, इस को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहते हैं, जैसे तिब्बत में से सिंघी खनबन या शेर का मुंह भी कहते हैं। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिए करंट अफेयर के प्रश्न अभी नहीं आया है, अभी आने वाला देखिएगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा मार्च 2025 में भारत की ओलंपिक तैयारियों पर, मतलब आप पता होनी चाहिए, ओलंपिक जो विश्व का सबसे बड़ा खेल महोत्सव होता है, तो ओलंपिक तैयारी हेतु क्या केंद्रीय खेल मंत्री भी प्रश्न पूछ ले कौन है तो क्या बोलेंगे आप लोग? मनसुख मंडाविया ने एक बैठक आयोजन किया था मार्च 2025 में। तो प्रश्न तो बनता है ना भाई। तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। 2024 के मान लो आप जून से लगा के दिसंबर तक, और 2025 का जनवरी से अभी तक 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हम आपको बता दें, हैदराबाद में 2 दिवसीय सत्र में LA 2028 मतलब ओलंपिक 2028 की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और आप पता नहीं चाहिए, क्योंकि हर 4 साल में ओलंपिक होता है। 2020 में हुआ था लेकिन नहीं हो पाया, कोरोना काल। 21 में हुआ, 2024 में हुआ, फिर फ्रांस पेरिस में, 2028 में फिर होगा लॉस एंजल अमेरिका में। तो वहीं की तैयारी हेतु 2 दिवसीय चिंतन रखा गया था मार्च 2025 में, वो भी कहाँ पर? तेलंगाना के हैदराबाद में। और रही बात 2028 में तैयारी करना है, क्योंकि हमने बता दिया 2020 में होना था टोक्यो जापान में, लेकिन 21 में हुआ था। और रही बात 2024 में फ्रांस पेरिस में हुआ। प्रश्न बनता है 2000 आपकी बात करें 28 में लॉस एंजल अमेरिका में होगा। 2032 में कहाँ पर होगा भाई? ब्रिस्बेन, ठीक है। उसके बाद 2036 में ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। तो रोड मैप तैयार करने पर चर्चा किया गया था। तो मार्च 2025 में देखिएगा बड़ी बड़ी फैसले लिए गए। 2028 का तैयारी कैसे करना है, 2036 का मेजबानी किस प्रकार से करना, ये निर्णय लिया गया। ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ा करो भाई करंट अफेयर ग्रुप में। तो हेल्ड लेखक और कवि एनी माइकल्स द्वारा 2023 में लिखा गया एक उपन्यास है। हेल्ड लेखक या हेल्ड, ठीक है, हेल्ड, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस की सहायक कंपनी नोफक द्वारा प्रकाशित किया गया। तो आपके पुस्तक के प्रश्न आएंगे, याद रखें। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहाँ पर महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो याद रखें, केंद्रीय मंत्री जो अभी हमारे पास आया था, खेल मंत्री कौन? मनसुख मंडाविया। तो वो भी प्रश्न बनता है। बैठक हुआ कहाँ पर? पता होना चाहिए, किस बात पर बैठक पता होना चाहिए। और रही बात, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? आपकी अन्नपूर्णा देवी। उन्होंने क्या किया है? 69वें सत्र में बैठक का भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वो कहाँ पर हुआ ये पूछ रहा है, तो प्रश्न तो बनेगा ना भाई, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। तो आपको पता होनी चाहिए UN का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यहीं पर बैठक हुआ था 69वें सत्र का, वहाँ पर उन्होंने भाग लिया था। और हमने बता दिया न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ था, और 10 मार्च 2025। तो मार्च में तो वो भी हुआ था भाई, है कि नहीं, खेल मंत्री वाला बैठक।
शुरू होने वाला यह सत्र लैंगिक असमानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने में वैश्विक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करेगा। यहाँ बात हो रही है कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक असमानता को दूर करने हेतु यह बैठक हुआ था और जो बीजिंग घोषणा और कार्यवाही मंच की 30वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। तो इस बैठक का लक्ष्य आप समझ पाए होंगे, पहला दूसरा। चलिए हम आपको बता दें, इसके पहले जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था प्रश्न पूछा था CPU का कौन भाग नहीं है। हमने बोला ALU भाग है, CU भाग है, रजिस्टर भाग है, माउस ऑप्शन था वो भाग नहीं था। तो आप देखिएगा सेकेंड शिफ्ट में आपको फिर प्रश्न पूछ लिया है 5 तारीख का सेकेंड शिफ्ट। कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या। हमने बताया था कि आप एक्स्ट्रा फैक्ट हम जितना बता रहे हैं पढ़ लीजिएगा और आपको जितना बनता आप भी पढ़ सकते हो। कंप्यूटर में CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों को निष्पादित करना, डेटाओं पर प्रतिक्रिया करना। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो सॉफ्टवेयर के निर्देशों को व्याख्या करता है और गणना करता है, जिससे कंप्यूटर को कार्य करने की अनुमति मिलती है। तो याद रखें, निर्देशों का निष्पादित करना, डेटा पर प्रक्रिया करना कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन कहलाता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों को व्याख्या करता है, गणना करेगा, कंप्यूटर के कार्यों को अनुमति देता है। कंप्यूटर का प्रश्न आने ही वाला, याद रखेंगे। OS क्या है, सीधी बात, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्राथमिक कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए समान सेवाएं प्रदान करना OS का काम होता है। ठीक है, तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक का प्राथमिक कार्य होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और कंप्यूटर के प्रोग्रामों के लिए सेवाएं प्रदान करना OS का काम होता है। और इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें किस वर्ष निलंबित कर दिया गया था। मतलब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, कुछ कारणवश कुछ बातें हो गई जिस कारण से दोनों के बीच में जो वायु उड़ान थी वो बंद कर दी गई, यात्री उड़ानें। वो हमें वर्ष पूछ रहा, याद रखें। तो भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुए घातक झड़प के बाद निलंबित कर दी गई थी। इस झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिक और 4 सैनिक मारे गए थे। सोचिएगा, तो झड़प हुई थी, याद रखेंगे, गलवान घाटी पर जो लद्दाख में है। अब भाई चीन एक ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी देश है जो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। भाई लद्दाख हमारा है, हम वहाँ कुछ भी करें, तुम्हें क्या लेना, वहाँ आने से क्या दिक्कत, आप वहाँ क्यों आ रहे हो। तो लद्दाख के गलवान घाटी में याद रखें 2020 में चीन और भारतीय सेना के बीच झड़प हो गया, जिसमें से आप देखो भारत के 20 और चीनी के 4 सैनिक मारे गए थे। तो हुआ क्या है, इस घटना के बाद भारत ने चीनी निवेश को प्रतिबंधित कर दिया। निवेश आप जानते होंगे, कई चीनी, हालांकि कार्गो सेवाओं को बनाए रखा गया था, यात्री सेवाएं बंद कर। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जनवरी 2022 डाटा के अनुसार युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। देखिएगा, अब हमें जो करंट अफेयर का प्रश्न पूछ रहा है, 1 जनवरी 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार RSETI सहित विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के तहत देखिएगा, आपने पास डाटा दे के रखा है 54,03,221 उम्मीदवारों को यह प्रशिक्षण दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि 54,03,231 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है 2025 तक। कौशल भारत मिशन का लक्ष्य भारत में 40 करोड़ मतलब 4,000 मिलियन लोगों को विभिन्न कौशलों में कुशल बनाना है, जिसको देश है किसका, भारत कौशल मिशन का लक्ष्य रखा गया है 40 करोड़। अभी तो इतना ही हो पाया, देखिएगा। देख पा रहे हो आप लोग, बिहार राज्य के प्रेमी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता। नृत्य पूछ रहा है, बिहार में जो प्रेमी जोड़े होते हैं वो अपने इस किस प्रकार के नृत्य या कौन सा नृत्य करते हैं, याद रखें, जट जाट नृत्य बिहार का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसे पुरुषों और महिलाओं की जोड़ी द्वारा किया जाता है। याद रखें, जट जाटिन कहाँ का नृत्य बिहार का है
और भी स्थानों पर होता है, ऐसी बात नहीं कि बिहार में ही, लेकिन बिहार में लोकप्रिय कह सकते हैं आप लोग प्रश्न के हिसाब से। बिहार का एक लोकप्रिय नृत्य है जट जाटिन, जिसमें पुरुष और महिलाएं जो प्रेमी जोड़े होते हैं वो नृत्य करते हैं। अक्सर प्रेम और वियोग के विषयों को दर्शाया गया है। यह अपने जीवंत वातावरण के लिए जाना जाता है और विशेष रूप से उत्तर बिहार के मिथिला और काशी क्षेत्रों में यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य अक्सर मानसून के मौसम में चांदनी रातों में किया जाता है। तो मानसून के मौसम में चांदनी रात में पुरुष और महिलाएं एक साथ, जो महिला और पुरुष जोड़े होते हैं वो नृत्य करते हैं, और अक्सर यह बिहार के मिथिला और काशी क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष अंग्रेजी में आप पढ़ पाएंगे। सौरा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? और आपको बार बार कह दूं मैं, आप 100% यकीन के साथ देखेंगे और यकीन के साथ पढ़ेंगे तो आपका ही फायदा होगा। हम ये नहीं चाहते कि हम आपका समय बर्बाद करें, और हमारा भी हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते। तो जो भी जानकारी दे रहे हैं आपको सही सटीक देंगे, ठीक है, चिंता ना करें आप लोग। तो सौरा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? चित्रकला का प्रश्न भी आता है और नृत्य का प्रश्न आ चुका है, तो अब समझ जाइएगा आने वाला है। सौर चित्रकला, जो कि दीवार भित्ति चित्रों की एक शैली है, उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। यह चित्रकला मुख्य रूप से उड़ीसा की सौरा जनजाति द्वारा बनाई जाती है। याद रखें, सौरा चित्रकला मतलब क्या? जो दीवार होते हैं, दीवार की जो भित्ति चित्रों में एक शैली है। सौरा चित्रकला क्या है? दीवार की भित्ति चित्रों की शैली है जो उड़ीसा राज्य में बनाई जाती है, और प्रमुख रूप से एक जनजाति हो जिसका नाम क्या? सौरा, जो कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से उड़ीसा, वही लोग बनाते। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? और यह प्रश्न एक बार नहीं अनेकों भर्ती परीक्षा में पूछता है। और आप बता दें, प्रश्न आपको एलपी, टेक्नीशियन, जेईई, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और एनटीपीएससी ग्रुप डी सभी वैकेंसियों में काम आएगा, और एसएससी बैंक चाहे स्टेट वैकेंसी में आपको काम देने वाला। पेनिसिलिन की खोज याद रखेंगे, प्रश्न पूछता कितनों बार? 1928 में। सन भी याद रखें। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उन्होंने एक पेट्री डिश पर फफूंद को देखा जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक रही थी। मतलब पेट्री डिश मतलब जो खाने का जो आपका होता है प्लेट, उसकी बात कर रहा है ना। पेट्री डिश पर फफूंद को देखा। फफूंद मतलब आप जानते हो कवक, वहां पर कवक उग रहा था। जो कवक होता है उसको देखा। उसने देखा कि स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया होता है जिसकी वृद्धि को रोक रही थी। कौन? फफूंद। तो फ्लेमिंग ने फफूंद के अर्क का अध्ययन किया और पाया कि यह बैक्टीरिया को मार सकता है। उन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया। क्या? पेनिसिलिन नाम दिया उस फफूंद को। याद रखेंगे, पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है? कवक है, जिसे हम फफूंद कहते हैं, ठीक है, फंजाई कहते हैं। तो इस प्रकार से पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, जो एक प्रकार का क्या है? प्रतिजैविक है, जो क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है। हम आपको बता दें, नेक्स्ट प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा था, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ मिस होगा, बाकी आपको सही में प्रश्न मिलेगा। ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? और यह प्रश्न बार बार बता दूं, कितानों भर्ती परीक्षाओं में पूछता रहता है। तो ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहा है, कितना प्रतिशत? आपको पता होनी चाहिए कि हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है ग्रामीण है और कृषि पर निर्भर है, और अधिकांश जनता या जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है, पूछ रहा है। तो आपको बता दें, सर्वेक्षण में कहा गया कि देश की 65% आबादी 2021 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। क्या समझे आप लोग? देश की 65% आबादी मतलब 65% कहाँ रह रही? गाँव में रह रही, ठीक है, और बाकी यहाँ पर बचे 35%। 35 कहाँ रहेंगे? शहरी में। अब इन 65% में से 47% क्या पर, किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है ग्रामीण जनसंख्या। एक और प्रश्न कितानों बार कई बार बनता है, देखिएगा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। वर्तमान तो आप देख पा रहे हो लगभग 43%, ठीक है। 47% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, वह कृषि पर आजीविका चला रही है, खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, वहीं से जीवन यापन चल रहा है। लेकिन आज़ादी की बात करें, आज़ादी के समय मतलब देश जब आज़ाद हुआ था उस समय की बात करें, तो लगभग देखो भैया पूरे 75%, मामूली बात, इतने लोग किसानी खेती करते थे और आजीविका चलाते थे। वर्तमान में संख्या कम क्यों हो रही? क्योंकि लोग कृषि करना नहीं चाह रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे,
व्हाट इज द यूज ऑफ अल्ट प्लस F2, मतलब हमें आप पूछ रहा जो और शॉर्टकट की है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हमने बता दिया है कि कई कंप्यूटर से कौन कौन टॉपिक आने वाले हैं। शॉर्ट की का प्रश्न भी आपको हर भर्ती पूछता है। तो अल्ट प्लस F2 का जब आप एक साथ प्रेस करोगे दबाओगे तो क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बात करें तो अल्ट प्लस F2 दबाने से सेव अस का विंडो खुल जाता है, जिससे आप अपनी वर्तमान फाइल को किसी अलग नाम से या अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो, देखिएगा मैडलिब की आवर्त किस पर आधारित है या किस प्रकार से उन्होंने अपनी आवर्त को बनाने के लिए किस आधार का उपयोग किया था। जे एक बार नहीं बार बार पूछा, याद रखें। तो मैंडलीव की आवर्त याद रखेंगे। जो मैंडलीव की आवर्त के जो तत्व होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते, मतलब उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पे तत्वों को रखा था। और प्रश्न पूछेगा, याद रखें। तो कब उन्होंने आवर्त बनाया था, तो 1869 में। 1869 में दामित्री मैंडलीव ने, यहाँ लीप होनी चाहिए था लेकिन लीप हो गया, ने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित 63 ज्ञात तत्वों को शामिल किया था। तो उसके समय याद रखें, ये प्रश्न पूछता है कितने तत्व ज्ञात थे, तो आप क्या बोलेंगे 63। और आधार क्या, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात 63। उन्होंने कब बनाया, 1869 में। इसके पहले भी याद रखेंगे डॉबेनार का त्रिक नियम और आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी आ चुका है। ये प्रश्न पूछ रहा था कि 63 तत्वों को उन्होंने स्थापित किया था, तो याद रखें 7 आवर्त थे, ये प्रश्न बनता। और याद रखें 9 आपके क्या थे, वर्ग थे, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, समूह बोल सकते हैं, कॉलम बोल सकते हैं। ठीक है, किसकी बात करें, दमित्री मैंडलीव की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपको बोले आधुनिक आवर्त सारणी, ये प्रश्न पूछेगा। मैंडलीव का प्रश्न तो पूछेगा, लेकिन आवर्त सारणी पूछेगा। तो याद रखें आवर्त सारणी की बात करें तो 1913 में आवर्त सारणी 1913 में लॉन्च हो गया। और इसमें इसके जन्मदाता कौन कहलाएंगे, आपके हेनरी मॉसले। कौन, हेनरी मॉसले। कौन से, आधुनिक आवर्त सारणी 1913। और इसमें याद रखें 7 आवर्त, उसमें भी 7 आवर्त थे। इसमें 18 समूह, 18 वर्ग है, 18 कॉलम है, लेकिन वहाँ 9 ही हुआ करते थे। इतना फर्क याद रखिएगा बस। और बाकी रही बात, जो इनका जो आधार रहेगा परमाणु संख्या रहता है। जो परमाणु तत्व होते हैं उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, वहाँ द्रव्यमान के होते हैं। बस इतना अंतर रहेगा, याद रखिएगा। और प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1530 में किस मुगल शासक ने सब कुछ खत्म करके एक अच्छा साम्राज्य अपने सुपुत्रों को सौंप दिया था और मर गया था, वो था बाबर। और आप पता है बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है, इस युद्ध में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो मुगल सम्राट के पहले शासक बाबर हुए, और बाबर पहले शासक है, संस्थापक भी यही मुगल साम्राज्य के। और 1526 में याद रखेंगे इन्होंने लड़ा था पानीपत की पहली लड़ाई और अपने साम्राज्य की स्थापना किया था। और पानीपत की 3 लड़ाई हुई, 1556 और 1761, याद रखेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी। और तीनों को याद रखना, कौन जीता, कौन हारा और कौन लड़ा था, प्रश्न एग्जाम में छपेगा। और आपको बता दें बाबर ने जो प्रमुख युद्ध लड़ा है, याद रखें इसके मुख्य युद्ध आपको पढ़ना पड़ेगा। 1930 में इसकी मृत्यु हो गई थी, याद रखें। वही प्रश्न आपको पूछ रहा है। प्रश्न आप देख पा रहे करंट अफेयर में, द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से कितना प्रतिशत कम बजट हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए नोट किया कि केंद्र सरकार की मुख्य योजनाओं, विशेष रूप से अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसे अमृत कहते, याद रखेंगे। और स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए बजटीय आवंटन में लगभग 21% की कमी देखी गई, या बजट जो पहले रखा गया था उसमें कमी कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, करंट अफेयर ग्रुप में है, जल जीवन मिशन योजना द्वारा ग्रामीण कवरेज का कितना प्रतिशत हासिल कर लिया गया। आपको पता होना चाहिए, जल जीवन मिशन के तहत घर घर गांव गांव नल जल योजना चलाई जा रही है, जिसपे शुद्ध व आवश्यकता के अनुसार जल दिया जाए। तो 1 फरवरी 2025 तक जल जीवन मिशन JJM ने 12.20 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक नल जल कनेक्शन प्रदान किए हैं, जिससे कुल कवरेज 15.44 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंच गई है।
जो भारत के सभी ग्रामीण परिवारों का लगभग 74% याद रखेंगे। लास्ट हमारा प्रश्न इस सेकेंड शिफ्ट का 5 तारीख का, बेदरा के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आपको पहले बता दूं, मैं जब मैं जी के जी का पी वाई की सीरीज कवर करा रहा था वहाँ पर बार बार बता रहा था कि मुगल सम्राट का प्रश्न आएगा, गुप्त वंश का प्रश्न आएगा, मराठा का प्रश्न आएगा, वहीं टॉपिक का प्रश्न आ रहा है। देखिएगा, बेदरा या ब्रिदरा की लड़ाई नवंबर 1759 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह लड़ाई अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ी गई थी। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराया था। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की। तो अगर आप पूछता है कि बेदरा के युद्ध में कौन कौन लड़ा था, तो आपको पता होनी चाहिए कि बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच लड़ा गया था 1759 में, और अंग्रेजों ने डचों को हराया था और अपने बंगाल पर क्या प्रभुत्व स्थापित किया था। चलिए, और यहाँ पर हम विराम करते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम कवर कराएंगे आपको। 5 तारीख का हमने शिफ्ट नंबर फर्स्ट कवर कराया, सेकंड कवर कराया, थर्ड शायद नहीं हो पाएगा, याद रखेंगे, क्योंकि समय यहाँ पर ज़्यादा लगने वाली है। हम प्रयास करेंगे थर्ड भी कवर कर पाएँ, लेकिन थर्ड कवर नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड आपको कम से कम 2 शिफ्ट तो हम कवर कराएंगे, और आपको बता दें 100% आपको सही और सटीक मिलेगा। और ईमानदारी से साथ बता दें, आपको पढ़ लीजिएगा भाई, पढ़ लीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। नहीं होगा तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे सर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और आप बता दें, हमने हमारे चैनल में 100+ PY की सीरीज़ का रिकॉर्ड क्लास चलाया है, मैथ्स का, रीजनिंग का और GK GS का। और आपको बता दें, हम मैथ्स का हम अभी फ़िलहाल वीडियो अपलोड कर रहे हैं पर डे। GK GS का बंद हो गया क्योंकि एनालिसिस चालू हो चुका है। और हम मैथ्स को अब संख्या पत्ती नंबर सिस्टम पढ़ाया है, PY की प्रश्न, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया, और थर्ड हमने बहुभुज पढ़ाया है, और चौथा पढ़ाने वाले नया अध्याय। तो बिल्कुल हमने जो प्रश्न एग्जाम आए पूरे अध्याय को हमने सिस्टमेटिक अध्यायवार कवर कराया है बिल्कुल। और आपको बताओ 3 वीडियो हमने कवर कराया, 3 अध्याय। 100% लिख के बता देता हूँ, यहाँ से प्रश्न छपेगा, मतलब छपेगा। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चौथा पार्ट कवर करेंगे आज से। तो आप लोग इस प्रकार अध्यायवार देख लीजिएगा। आपको आगामी भर्ती परीक्षा जैसे ग्रुप भी आने वाला है, फिर NTPC का भी तो अंडर ग्रेजुएट का प्रश्न लेवल का प्रश्न आने वाला, वहाँ पर भी काम देगा भाई, है कि नहीं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आप इसके पहले पार्ट नहीं देखे, मतलब अध्याय आपने 5 तारीख का पहला शिफ्ट जाके देखे, 5 तारीख का सेकंड शिफ्ट है, और आज 6 तारीख हो चुकी है। हम आपको बता दें 6 तारीख का पहला शिफ्ट लेने का प्रयास करेंगे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग।